तो दोस्तों चलिए उदारवाद लिबरलिज्म को आज पढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 8 अध्याय खत्म कर लिया है और ये 9वां अध्याय है। तो उदारवादी विचारधारा अत्यंत गतिशील एवं लचीली है, अत्यंत गतिशील और लचीली है। 18वीं शताब्दी से इसका प्रभाव विद्यमान है, इसका निरंतर विकास हो रहा है। शास्त्रीय उदारवाद का प्रारंभ मध्यकालीन सामंतवादी राजतंत्रीय एवं उपशाही व्यवस्था के विरोध में हुआ। उदारवाद का उदय मध्यम वर्ग की विचारधारा के रूप में हुआ, तो ये मिडिल क्लास फिलॉसफी के रूप में उभरा। उदारवादी विचारधारा वणिकवाद यानी मर्केंटलिज्म के विरोध में आई। इसके उदय के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। कौन कौन से? पुनर्जागरण यानी रेनेसां, फिर धर्म सुधार आंदोलन, तो जो रिलीजियस मूवमेंट थे, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, वाणिज्यिक क्रांति, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मर्केंटाइल रिवोल्यूशन, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है। संचार साधनों का विकास, तो कम्युनिकेशन के जो साधन थे उनका बहुत ही तेजी से विकास हुआ। यूरोपीय समाज में मध्यम वर्ग का उदय और मिडिल क्लास का उदय हुआ, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर था। परिभाषा, तो हैकर के अनुसार उदारवाद राजनीति के शब्दकोश में एक प्रचलित शब्दावली है, परंतु एक साहसी व्यक्ति ही इसकी स्पष्ट एवं सुनिश्चित परिभाषा करने का प्रयास करेगा। उदारवाद व्यक्ति एवं राज्य के संदर्भ में एक दृष्टिकोण है। लास्की के अनुसार उदारवाद सिद्धांतों का समुच्चय नहीं अपितु मन की एक आदत है। रिचर्ड बेनहम के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास ही उदारवाद है। तो बिलीफ इन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज व्हाट लिबर्टी इज ऑल अबाउट, लिबरलिज्म इज ऑल अबाउट। तो ये महत्वपूर्ण है। फिर उदारवाद की एक निश्चित परिभाषा देना अत्यंत कठिन है। विशेषताएं क्या है उदारवाद की, लिबरलिज्म की? बारबारा गुडविन ने उदारवाद की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। व्यक्ति स्वतंत्र, तार्किक और स्वायत्त है, तो इंडिविजुअल। या मैन इज फ्री, रैशनल एंड ऑटोनॉमस। सरकार व्यक्तियों की सहमति और समझौते पर आधारित है, तो गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन कंसेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय द पीपल। संवैधानिक एवं विधि का शासन, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड रूल ऑफ लॉ। चयन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ चॉइस, इसमें सरकार का चयन भी सम्मिलित है। अवसर की समानता, सामाजिक न्याय एवं सहिष्णुता, तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सोशल जस्टिस और टॉलरेंस, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट्स हैं। शास्त्रीय उदारवाद यानी क्लासिकल लिबरलिज्म, तो उदारवाद का विकास मूलतः यूरोप एवं इंग्लैंड में हुआ। उदारवाद का दार्शनिक आधार हाब्स के विचारों में ही विद्यमान है। हाब्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील और तार्किक है, तो एवरी मैन इज रैशनल एंड लॉजिकल। वह अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील होता है। परंतु हाब्स को उदारवादी नहीं माना जाता, तो ट्रेडिशनल सेंस में हाब्स को लिबरल नहीं माना जाता, क्योंकि हाब्स ने पूर्ण सत्तावादी राज का समर्थन किया है। तो हाब्स जो है तो एक स्ट्रांग अथॉरिटेटिव स्टेट की बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। उदारवादी विचारधारा के जनक जॉन लॉक हैं, जिन्होंने पूर्ण सत्तावादी राज का खंडन करते हुए सीमित और संवैधानिक शासन का समर्थन किया। तो लॉक ने स्ट्रांग स्टेट है उसका खंडन किया, उसको डिनाई किया, और एक लिमिटेड और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात की है। सामाजिक रूप से उदारवाद धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म, प्रथाओं, परंपराओं एवं पुरानी संस्थाओं को नकारता है। धर्मनिरपेक्षता को नहीं नकारता है दोस्तों लिबरलिज्म।
तो सेकुलरिज्म की बात ही करता है, सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम चर्च, तो ये गलत है। तर्क एवं विवेक के अनुसार सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था की जांच करता है। आर्थिक रूप से उदारवाद मानव को उत्पादन, विनिमय एवं वितरण करने, कोई व्यवसाय या व्यापार करने, अपनी संपत्ति रखने एवं बेचने की क्षमता देता है। अर्थात राज्य आर्थिक क्षेत्र में न्यूनतम हस्तक्षेप करेगा, यानी मिनिमल इंटरवेंशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी बाय द स्टेट। ये नाइट वॉचमैन स्टेट का भी कॉन्सेप्ट देते हैं, नाइट वॉचमैन स्टेट, नाइट वॉचमैन स्टेट। स्टेट का केवल दो काम है, कौन? एक्सटर्नल थ्रेट से सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। राजनीतिक रूप से उदारवाद शक्तियों के पृथक्करण, शक्ति संतुलन, निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, प्रेस और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा से संबंधित है। राज्य की प्रकृति, तो लॉक ने संसदीय शासन का समर्थन करते हुए कहा है कि संसद के द्वारा ही करारोपण का निर्धारण होना चाहिए, तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। लॉक ने अहस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थन किया है, तो नॉन इंटरवेंशनिस्ट स्टेट की बात करते हैं, इंटरवेंशनिस्ट स्टेट की बात करते हैं, जिसका अभिप्राय अग्रलिखित है। तो फिर सत्ता का अभाव होगा, यानी पैटर्नलिस्टिक जो प्रभाव होता है उसका अभाव होगा, और समझौते की क्षमता होगी, तो फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। लॉक ने स्वतंत्रता को महत्व देते हुए कहा कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, यानी स्टेट इज नेसेसरी इविल। कौन कहता है? लॉक बोलते हैं। उसने नकारात्मक पुलिस या प्रहरी राज्य का समर्थन किया है, तो ये वही नेगेटिव नाइट वॉचमैन स्टेट की बात करते हैं। उसने प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना के प्रतिपादन के लिए संवैधानिक शासन का समर्थन किया। शास्त्रीय उदारवादी व्यक्ति एवं राज्य के संबंधों में व्यक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं, तो क्लासिकल लिबरल्स इंडिविजुअल और स्टेट में इंडिविजुअल को ज्यादा महत्व देते हैं। फिर इनके अनुसार समाज एवं राज्य एक कृत्रिम संस्था है, तो स्टेट और सोसाइटी एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है, इसका निर्माण व्यक्तियों ने अपने हितों के लिए किया। मिन्थम ने तो यहाँ तक कहा है कि समाज व्यक्तियों का योग मात्र है, तो सोसाइटी इज सम ऑफ पीपल, टोटल सम ऑफ पीपल। अतः व्यक्तियों से पृथक समाज का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए शास्त्रीय उदारवादियों का समाज अणुवादी प्रतीत होता है, यानी ये इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी की बात करते हैं। हस्तक्षेपवाद यानी नॉन इंटरवेंशन, ये क्या होता है? तो शास्त्रीय उदारवादियों ने राज्य और आर्थिक गतिविधियों में के मध्य अलगाव किया है। इनके अनुसार राज्य का हस्तक्षेप आर्थिक गतिविधियों में नहीं होना चाहिए, आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण बाजार के आधार पर होगा, तो लेट द मार्केट फोर्सेस कंट्रोल द इकोनॉमिक सिस्टम, स्टेट शुड नॉट बी इंटरवेनिंग नाउ एंड देयर। जिसे एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ यानी इनविजिबल हैंड की संज्ञा दी। किसने? एडम स्मिथ ने। इनविजिबल हैंड की बात करते हैं, इनविजिबल हैंड। इनके अनुसार सभी व्यक्तियों को खुला छोड़ देने से समूचे समाज का भला होगा, तो अगर एवरीबॉडी इज लेफ्ट अलोन तो इससे समाज का भला होगा। एडम स्मिथ की प्रसिद्ध रचना कौन सी है दोस्तों? तो यह द वेल्थ ऑफ नेशन, 1900 वेल्थ ऑफ नेशन ये 1776 में आती है, वेल्थ ऑफ नेशन। और ये थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 नामक रचना लिखी। थॉमस माल्थस एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन।
फिर शास्त्रीय उदारवादी एवं उपयोगितावाद, तो क्लासिकल लिबरलिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म है, उस पर क्या मतलब क्या भी उसके बीच में क्या संबंध है उसको देखते हैं। तो बेंथम ने उदारवाद को उपयोगितावाद के माध्यम से आगे बढ़ाया। बेंथम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का मूल उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा सुख अर्जित करना, तो हर व्यक्ति अपनी हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करना चाहता है और इसका उद्देश्य यही, इसलिए वही शासन प्रणाली राज्य व सरकार से बेहतर है। इसमें लोगों को अधिक से अधिक सुख प्रदान किया जा सके। तो वही स्टेट सिस्टम महत्वपूर्ण है जिसमें मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल इंश्योर होती है। बेंथम ने उदारवाद की व्याख्या नए आधारों पर की, इसलिए सेवाइन ने बेंथम को अमूल दार्शनिक कहा, अमूल दार्शनिक, क्योंकि इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता का खंडन करते हुए व्यक्तिवादी विचारों को बनाए रखा। तो अमूल दार्शनिक का मतलब दोस्तों ये रेडिकल फिलोसफर कहा है। शास्त्रीय उदारवाद एवं लोकतंत्र, तो क्लासिकल लिबरलिज्म और फ्रीडम में क्या मतलब लोकतंत्र डेमोक्रेसी में क्या संबंध है। तो उदारवादी विचारधारा मूलतः व्यक्तिवादी विचारधारा है। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को केंद्रीय महत्व दिया जाता है। शास्त्रीय उदारवादी विचारकों ने लोकतंत्र प्रयोग स्वतंत्रता को संरक्षित करने एवं उसकी वृद्धि करने के लिए किया है। शास्त्रीय उदारवादियों ने लोकतंत्र को साधन और व्यक्ति को साध्य माना है। तो डेमोक्रेसी इज अ मीन्स एंड पीपल आर्स और इंडिविजुअल इज एंड और पीपल आर एंड, इंडिविजुअल इज एंड। तो ये याद रखिएगा। शास्त्रीय उदारवाद और समानता, तो क्लासिकल लिबरलिज्म और इक्वालिटी। शास्त्रीय उदारवादियों ने नैतिक समानता पर बल दिया है, यानी मोरल इक्वालिटी पर भी बल देते हैं। इनके अनुसार सभी व्यक्ति नैतिक रूप में समान। शास्त्रीय उदारवाद की आलोचना, तो क्लासिकल लिबरलिज्म का क्रिटिसिज्म क्या है दोस्तों, इसमें व्यक्ति एवं समाज के संबंधों का त्रुटिपूर्ण वर्णन है। व्यक्ति को एक अणु के रूप में देखा गया है जो समाज में पृथक है। इसलिए मैकफर्सन ने लॉक के विचारों को स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद कहा, प्रोप्राइटरी इंडिविजुअलिज्म कहा है। शास्त्रीय उदारवाद मूलतः पूंजीवादियों एवं मध्यम वर्ग का दर्शन है। इसमें सामान्य हित की संकल्पना का अभाव है। तो ये मूलतः कैपिटलिस्ट और मिडिल क्लास की फिलॉसफी है। इसमें जो जनरल व्यक्ति होते हैं, कॉमन मैन होता है, उसके इंटरेस्ट को नहीं देखा जाता है। व्यक्तियों को खुला छोड़ देने से समूचे समाज की भलाई हो जाएगी, यह मान्यता आंशिक त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि समाज में सभी की स्थिति समान नहीं होती। सकारात्मक उदारवाद यानी पॉजिटिव लिबरलिज्म, अभी तक हम क्लासिकल या इसी को निगेटिव लिबरलिज्म भी कहते हैं, पढ़ रहे थे। तो सकारात्मक यानी पॉजिटिव लिबरलिज्म ये वेलफेयर स्टेट की बात करता है, वेलफेयर स्टेट। तो संशोधनात्मक उदारवाद, नैनी स्टेट, सामाजिक उदारवाद, आधुनिक उदारवाद एक ही संकल्पना के नाम। इसने शास्त्रीय उदारवाद में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सेवाइन के अनुसार शास्त्रीय उदारवादी विचारधारा का संशोधन J.S. मिल, स्पेंसर और T.H. ग्रीन ने किया। किसने? J.S. मिल, स्पेंसर और T.H. ग्रीन। स्पेंसर शास्त्रीय उदारवादी विचारधारा का संशोधन करते हुए धुर व्यक्तिवादी हो गए। इन्होंने तो यहां तक कहा कि अपंग व्यक्तियों के मरने से ही समाज की भलाई होगी। मिल और ग्रीन ने शास्त्रीय उदारवाद को कल्याणकारी राज्य के रूप में परिभाषित कर दिया। J.S. मिल द्वारा किया गया संशोधन, तो J.S. मिल पहले उदारवादी विचारक हैं जिन्होंने व्यक्ति एवं राज्य के मध्य समाज नामक तीसरे महत्वपूर्ण तत्व की खोज की। तो J.S. मिल इंडिविजुअल स्टेट के मध्य एक अन्य तत्व की खोज की, क्या? सोसाइटी भी है भाई, समाज तो भी है।
जे.एस. मिल ने सर्वप्रथम कल्याणकारी राज्य का आधार रखा। तो जे.एस. मिल ने सबसे पहले वेलफेयर स्टेट का आधार रखा था, याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने राज्य की आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप को आवश्यक माना। जे.एस. मिल ने अपनी प्रसिद्ध रचना प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो 1848 में आती है, में लिखते हुए कहा कि राज्य का आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप आवश्यक है। इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज नेसेसरी, क्योंकि समाज में सभी व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति समान नहीं होती। जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता को सामाजिक वस्तु कहा है, तो फ्रीडम को ये सोशल गुड मानते हैं। कौन? जे.एस. मिल स्वतंत्रता को सोशल गुड मानते हैं। जे.एस. मिल ने कहा कि राज्य के द्वारा लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अतः राज्य का कार्य केवल चौकीदारी करना, विधि और व्यवस्था को बनाए रखना नहीं। तो ये चौकीदारी करना राज्य का कार्य है और विधि और शासन को बनाए रखना ये कौन कहते हैं? ये क्लासिकल लिबरल वाले कहते हैं। तो इनका ये मतलब संशोधित करते हैं। टी.एच. ग्रीन द्वारा किया गया संशोधन। तो टी.एच. ग्रीन एल.टी. हॉब्स हाउस सकारात्मक उदारवाद के प्रबल समर्थक हैं। एल.टी. हॉब्स हाउस, जिन्होंने लिबरलिज्म 1911 में नामक रचना लिखी, लिबरलिज्म। सेवाइन के अनुसार टी.एच. ग्रीन ने उदारवाद का सबसे सफल संशोधन किया। टी.एच. ग्रीन ने परंपरागत उदारवाद में विद्यमान राज्य एवं व्यक्ति के मध्य विरोधाभासों को दूर कर दिया। टी.एच. ग्रीन ने स्पष्टतया कहा कि व्यक्ति मूलतः सामाजिक प्राणी है, तो मैं निजा सोशल एनिमल। अतः टी.एच. ग्रीन ने उदारवाद में सामान्य हित या सामान्य भलाई की संकल्पना को महत्वपूर्ण बना दिया। व्यक्ति व समाज के संबंधों को पुनर्निर्धारित करते हुए व्यक्ति को मूलतः सामाजिक प्राणी माना। अतः परंपरागत अणुवादी समाज की संकल्पना को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। टी.एच. ग्रीन ने उदारवाद को मध्यम वर्ग के दर्शन या विचारधारा की बजाय पूरे समाज की विचारधारा के रूप में बदल दिया। सकारात्मक उदारवाद को सामाजिक उदारवाद भी कहा जाता है। तो सकारात्मक यानी पॉजिटिव लिबरलिज्म को अब सोशल लिबरलिज्म भी कहा जाने लगा। इन्होंने राज्यों को एक आवश्यक अच्छाई माना है, तो ये नेसेसरी इविल नहीं है, जो क्लासिकल लिबरल कहते हैं कि स्टेट इज नेसेसरी इविल। कौन कहता है? लॉक कहते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव लिबरल्स हैं कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक नेसेसरी गुड है। इनके अनुसार राज्य व्यक्ति के नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। तो स्टेट एग्जिस्ट बिकॉज इट हिंडर्स द हिंडरेंसेस। महत्वपूर्ण कथन है किसका? टी.एच. ग्रीन का। स्टेट एग्जिस्ट बिकॉज इट हिंडर्स द हिंडरेंसेस। इसलिए बेपर ने कहा कि ग्रीन ने आदर्शवाद को सभ्य एवं उदारवाद को सामाजिक बनाया। ग्रीन के अलावा कल्याणकारी राज्य के अन्य सिद्धांत कारकों में हॉब्स हाउस एवं लास्की प्रमुख हैं। तो लास्की द्वारा उदारवाद में क्या संशोधन किया गया दोस्तों? लास्की ने उदारवाद के राजनीति स्वरूप और समाजवाद के आर्थिक स्वरूप को मिलाने का प्रयास किया तथा कल्याणकारी उदारवाद के पक्ष में तर्क दिया। लास्की ने व्यक्ति के आर्थिक अधिकारों पर बल दिया, तो इकोनॉमिक राइट्स पर बल देते हैं कौन? लास्की। सकारात्मक उदारवाद का आर्थिक आधार। तो अल्फ्रेड मार्शल ने द फ्यूचर ऑफ वर्किंग क्लासेस 1874 में लिखते हैं, ये द फ्यूचर ऑफ वर्किंग क्लासेस। सकारात्मक उदारवाद के आर्थिक आधार का निर्माण जॉन मेनार्ड कीन्स और गैल्ब्रेथ ने किया। कौन के? जॉन मेनार्ड कीन्स और गैल्ब्रेथ ने किया। उन्होंने राज्य और बाजार के मध्य संबंधों को परिवर्तित किया। उन्होंने राज्य के द्वारा अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप को अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना। जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी प्रसिद्ध रचना द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में लिखते हैं। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में कहा कि राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के द्वारा अर्थव्यवस्था को मंदी का शिकार होने से बचाया जा सकता है।
with active intervention of state, we can prevent economic retardation. कल्याणकारी राज्य का व्यवहारिक प्रयोग। तो अमेरिका में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने नया समझौता कार्यक्रम न्यू डील प्रोग्राम 1933 से 1938 के मध्य लागू किया। न्यू डील प्रोग्राम के तहत राज्य को द्वारा लोक कल्याणकार हेतु सामाजिक खर्चों में बढ़ोतरी की गई। इंग्लैंड में बेब्रिज रिपोर्ट कब आती है? 1942 में। कल्याणकारी राज्य का स्पष्ट समर्थन किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कल्याणकारी राज्य का व्यवहारिक प्रयोग भी किया गया। इसके मूल कारण निम्नलिखित माने जाते हैं। उदारवादी देशों में सार्वभौमिक बस मताधिकार लागू होना, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी लागू हो गई। फिर श्रमिकों को भी मतदान के अधिकार प्राप्त हुए। तो लेबर्स आल्सो गॉट द राइट टू वोट। आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस और साम्यवाद का बढ़ता प्रभाव। तो जो कम्युनिज्म था वो बढ़ रहा था, उसको टैकल करने के लिए भी ये सब चीजें लाई गई, वेलफेयरिस्ट मेजर लिए गए। वर्ष 1942 की बेब्रिज रिपोर्ट को कल्याणकारी राज्य का मूल आधार माना गया। इस रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश समाज की मूल समस्याएं निम्नलिखित थीं: अभाव यानी स्कैरसिटी, फिर इग्नोरेंस, आलस्य, गंदगी और बीमारी। ब्रिटेन में वर्ष 1945 में लेबर पार्टी ने क्लीमेंट इटली के नेतृत्व में कल्याणकारी राज्य का व्यवहारिक प्रयोग किया। राष्ट्रपति जॉनसन ने द जर्नल सोसाइटी मई 7 मई 1964 का नारा देते हुए गरीबी से युद्ध के लिए संकल्पना व्यक्त की। तो वार अगेंस्ट पॉवर्टी। राष्ट्रपति कैनेडी ने न्यू फ्रंटियर 1960 का नारा दिया। कल्याणकारी राज्य और लोकतंत्र का संबंध। सेवाइन के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उदारवाद और लोकतंत्र को एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा। उदारवाद और लोकतंत्र को। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद लिबरलिज्म को और लोकतंत्र को यानी डेमोक्रेसी को सिमिलर माने जाने लगा, यानी एक सिनोनिमस के रूप में देखा जाने लगा। अतः लोकतंत्र का अभिप्राय कल्याणकारी राज्य के रूप में व्यक्त किया गया। समकालीन सकारात्मक उदारवादी विचारक। समकालीन विचारकों में जॉन रॉल्स और डार्किन ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का प्रभावी समर्थन किया है। इन लोगों के अनुसार एक न्यायपूर्ण समाज में राज्य को सामाजिक एवं आर्थिक वस्तुओं का वितरण करना चाहिए। कल्याणकारी राज्य के द्वारा ही संपत्ति के केंद्रीकरण को रोका जा सकता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर कैसे रोका जा सकता है? वेलफेयर स्टेट के माध्यम से। रॉल्स ने समाज में न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक वस्तुएं उपलब्ध कराने का समर्थन किया। डार्किन के अनुसार अपंग व्यक्तियों के कल्याण के लिए विशेष सुविधाएं होनी चाहिए, जिसे उन्होंने पेंशन योजना कहा है। अमर्त्य सेन ने कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य का काल लोगों की क्षमता में वृद्धि और उनका मानवीय विकास है। तो राज्य का कार्य क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग और ह्यूमन डेवलपमेंट। और उनकी एक महत्वपूर्ण बुक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम। ये कब आती है दोस्तों? 1999 में आती है। 1999 में। कल्याणकारी राज्य की आलोचना। तो एफ ए हेयक ने अपनी रचना द रोड टू सर्फडम कब लिखते हैं? 1944 में। द रोड टू सर्फडम में समाजवाद, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था और कल्याणकारी राज्य की कड़ी आलोचना की है। इन्होंने लॉर्ड एक्टन और टॉकविले की चेतावनी को दोहराते हुए कहा कि समाजवाद का आशय दासता का मार्ग है। तो सोशलिज्म इज रोड टू सर्फडम। फिर कल्याणकारी राज्य की भूमिका द्वारा व्यक्ति के जीवन पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति की स्वायत्तता, स्वतंत्रता एवं पहल में ह्रास हुआ है। राज्य की गतिविधियां अकुशल हुई हैं एवं अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो गई है। फांसीवादी नाजीवादी व्यवस्थाओं में भी व्यक्ति को कल्याणकारी
तो फांसीवादी और नाजीवादी, यानी जो फासिस्ट और नाजी सिस्टम थे, उन्होंने भी स्वयं को कल्याणकारी कहा और समाजवादी देशों ने भी स्वयं को कल्याणकारी माना, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर स्पष्ट संकट प्रतीत होने लगा। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था व्यवहारिक रूप में संकटग्रस्त प्रतीत होने लगी। परिणाम स्वरूप वर्ष 1979 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का परित्याग करते हुए आर्थिक उदारवाद को अपनाया। अमेरिका में राष्ट्रपति रीगन ने बाजारवादी नीतियों का समर्थन किया, इसलिए नव उदारवाद नीतियों को रीगनिज्म और थैचरिज्म कहा गया। थैचरवाद और रीगनवाद कहा के नाम से भी जाना जाता है। नव उदारवाद तो स्वेच्छातंत्रवादी, तो नियो लिबरलिज्म। तो नव उदारवाद को नव दक्षिण पंथ भी कहा गया है। तो नियो लिबरलिज्म को नियो राइटिज्म भी कहा जाता है। यह पे हायक का क्या विचार है? तो हायक ने संवैधानिक स्वतंत्रता यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 में ये बुक लिखी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी में नव उदारवादी विचारधारा का आधार रखा, इसमें उन्होंने स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी माना। तो लिबर्टी यानी इक्वलिटी को वो डाइकोटमस टर्म में देखते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि लोगों में भिन्न योग्यताएं, एबिलिटी और निपुणताएं, स्किल पाई जाती हैं, जिसके कारण आय एवं संपदा में विषमता होगी, इनइक्वालिटी होगी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास अलग अलग एबिलिटी है और अलग अलग स्किल है। इन्होंने व्यक्तिवादी, अणुवादी समाज एवं बाजारवादी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया। हायक ने कल्याणकारी राज्य की मान्यता के औचित्य पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि यह विधि के शासन व कुशलता के विरुद्ध है, क्योंकि व्यक्तियों के मध्य अतार्किक भेदभाव किया जाता है। गरीबों के कल्याण के नाम पर प्रशासन या नौकरशाही के आकार में वृद्धि होती है। इसके अनुसार कल्याणकारी राज्य का लाभ गरीबों को नहीं अपितु मध्यम वर्ग को प्राप्त होता है। इन्होंने प्रगतिशील करारोपण का विरोध किया है। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का ये विरोध करते हैं, क्योंकि यह समान कार्य या समान वेतन के लिए विरुद्ध है। प्रगतिशील करारोपण के द्वारा कुशल व्यक्ति को दंडित किया जाता है। यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि हायक ने राज्य के कल्याणकारी कार्यों का पूर्णतः विरोध नहीं किया, बल्कि राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर एकाधिकार का विरोध किया। हायक उस कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के विरोधी हैं जिसका ब्रिटेन में प्रयोग हुआ था। इन्होंने बाजारवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य का अभावग्रस्त लोगों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो राज्य द्वारा अभावग्रस्त लोगों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन्होंने स्पष्ट कहा कि अन्याय एवं दुर्भाग्य में अंतर होता है। तो इनजस्टिस और अनफॉर्चुनेट में अंतर होता है। उन्होंने कहा कि गरीब लोग दुर्भाग्य के शिकार हैं, अन्याय के नहीं। तो गरीब लोग अनफॉर्चुनेट हैं, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। हायक के अनुसार सर्वाधिकारवाद और कल्याणकारी राज्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो टोटलिटेरियनिज्म और वेलफेयर स्टेट दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, इसलिए कल्याणकारी राज्य का मार्ग सर्वाधिकारवाद की ओर ही अग्रसर होता है। तो वेलफेयर स्टेट एक न एक दिन आपको टोटलिटेरियनिज्म की ओर ले जाएगा। इन्होंने बाजारवादी अर्थव्यवस्था को सबसे कुशल और सक्षम माना। तो मार्केट मॉडल ऑफ इकोनॉमी को ये एफिशिएंट और बहुत ज़्यादा सक्षम मानते हैं। फ्रीडमैन का विचार, तो नव उदारवादियों की मान्यता को फ्रीडमैन ने आगे बढ़ाया। इनके अनुसार पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली एवं स्वतंत्रता में सहसंबंध पाया जाता है। स्वतंत्रता वहीं संभव है जहां आर्थिक प्रणाली पूंजीवादी हो। अतः इन्होंने भी बाजार एवं सीमित राज्य का समर्थन किया। नाजिक का क्या विचार है? तो नव उदारवादियों में नाजिक एक अतिवादी विचारक है। तो ये एक्सट्रीम लेवल के लिबरलिस्ट हैं, जिन्होंने राज्य के बिल्कुल न्यूनतम कार्यों का समर्थन किया है। इनके अनुसार व्यक्ति अपनी क्षमता एवं प्रतिभा का स्वामी है, अतः व्यक्ति द्वारा अर्जित वस्तुओं पर उसी का स्वामित्व है। इन्होंने मूलतः अणुवादी समाज को स्वीकार करते हुए कहा कि समाज का अस्तित्व व्यक्तियों से पृथक नहीं होता। इन्होंने यहाँ तक कहा कि राज्य का कार्य केवल पुलिस एवं सुरक्षा के लिए होना चाहिए, इसलिए इन्होंने
न्यूनतम करारोपण का समर्थन किया। नव उदारवाद और व्यवहारिक स्थिति। तो पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी व्यवस्थाओं के विघटन व वर्ष 1990 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी रचना द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1992 में उदारवादी विचारधाराओं के संघर्ष को, मतलब क्या कहते हैं वो, कि उदारवादी विचारधाराओं के संघर्ष को जीत लिया है। तो लिबरलिज्म हैज वॉन द बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज हैज वॉन द बैटल ऑफ आइडियोलॉजी। उदारवादी लोकतंत्र ही विश्व के समक्ष उपलब्ध सर्वोत्तम एवं एकमात्र विकल्प है। इसके अनुसार उदारवाद ने फांसीवाद एवं नाजीवाद जैसी विचारधाराओं को पराजित कर दिया है। शीत युद्ध के पश्चात उदारवाद ने साम्यवादी विचारधारा को भी पराजित कर दिया। अतः उदारवाद की अब विश्वव्यापी विजय हो चुकी है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो गई है किसकी? लिबरलिज्म। फिर वर्ष 1990 के पश्चात उदारवादी व्यवस्थाओं का प्रयोग पूर्व साम्यवादी व्यवस्थाओं में भी किया गया तथा तीसरी दुनिया के अनेक भागों में उदारवादी आर्थिक प्रणाली को ही स्वीकार किया जा रहा है, जिसे संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम की संज्ञा दी जाती है। तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम ये IMF से एसोसिएटेड है, तो याद रखिएगा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। वर्तमान भूमंडलीकरण के युग में उदारवाद का निर्णायक एवं व्यापक प्रसार हुआ है। समतावाद, इक्वालिटेरियनिज्म क्या है दोस्तों? इक्वालिटेरियनिज्म समतावाद धन संपदा, मान मर्यादा और प्रचलित विषमताओं को कायम नहीं रखना चाहते। समतावाद मनुष्यों के लिए समान अवसर, अधिकार, समान लाभ एवं सकारात्मक कार्यवाही के लिए कोई तार्किक आधार नहीं ढूंढते, बल्कि विषमता और भेदभाव ही राज्य की कार्यवाही का आधार उपलब्ध कराते। सीवी मैकफर्सन ने परंपरागत उदारवादी मान्यताओं को पजेसिव इंडिविजुअलिज्म, स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद, पजेसिव इंडिविजुअलिज्म के नाम से संबोधित किया है। पजेसिव इंडिविजुअलिज्म में यह विचार निहित है कि व्यक्ति स्वभावतः अपने शरीर और अपनी क्षमताओं का स्वामी है और इसके लिए वह समाज का ऋणी नहीं। वह जो कुछ अर्जित करता है उसकी स्वयं की संपत्ति बन जाती है। मैकफर्सन ने सकारात्मक कल्याणकारी राज का समर्थन करते हुए कहा कि व्यक्ति समाज का, तो मैन इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। वर्तमान समाज प्राचीन समाजों से सरल नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। अतः राज्य को गरीब और असहाय लोगों के पक्ष में कार्य करना चाहिए। जॉन रॉल्स ने स्वेच्छा तंत्रवाद की आलोचना करते हुए कहा, समतावाद ऐसी व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें समर्थ और संपन्न वर्गों के साथ साथ निर्बल, निर्धन और वंचित वर्गों को भी विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां और पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत में स्वतंत्रता और समानता को न्याय का बुनियादी सिद्धांत मानते हुए विषमता का न्याय संगत आधार होने की कोशिश की। चलिए दोस्तों, ये अब यहाँ से हमारा लिबरलिज्म खत्म होता है। तो अब आगे हम कंजर्वेटिज्म को पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।